दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जो कि घर से अगवा कर ली जाती है और फिर उसे लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है। अभी वो जिंदगी के 12वें साल में होती है कि उस घर के एक नौकर ने उस पर भयानक जुल्म किया और उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। फिर उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। वो वक्त याद करती हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिस्म का रुआं रुआं कांपने लगता है। बमुश्किल से 7 साल की थी, मगर आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है। हमारी जिंदगी कितनी पुरसुकून थी। मैं एक ऑफिसर की बेटी थी। जब महकमे की जीप बाबा को लेने ऑफिस से आती, मैं दौड़कर बालकनी में चली जाती और उनको जाते हुए देखा करती। वर्दी में वो बहुत शानदार लगते थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। पापा के जाते ही उदास हो जाती और उनके लौट आने का इंतजार करती रहती। फिर जब वापसी पर जीप की आवाज सुनाई देती तो दरवाजे पर उनका वेलकम करती। वो भी बाहें फैलाकर मुझे गोद में उठा लेते। मेरे बाबा ही मेरी पूरी दुनिया थे। उनकी भी मुझ में जान अटकी थी, जैसे किसी राजा की तोते में। जादूगर और तोते वाली कहानी रोज सोने से पहले माँ सुनाती। जब तक उनसे कहानी न सुनती नींद न आती। हमारा घर सुकून भरा था और बचपन के दिन सुहाने थे। बेशक बचपन सभी का सुहाना होता है, लेकिन उन दिनों की सब यादें सबके लिए सुहानी नहीं होती। एक दिन की बात है, पापा किसी सरकारी काम से विदेश चले गए। तभी माँ बीमार पड़ गई। वो सुबह उठती, खाना बनाती और हमारे लिए नाश्ता तैयार करके किचन में रख दिया करती थी और फिर दोबारा लेट जाती। हम बहन भाई जब उठते तो खुद किचन में जाकर नाश्ता कर लेते। भाई स्कूल चला जाता और मैं अपने खिलौनों से खेलने लगती। बाबा का कहना था कि जब तुम्हारी माँ बीमार हो और वो सो रही हो तो उनको जगाना नहीं चाहिए। जिस दिन ये किस्सा हुआ, भाई संदीप नाश्ता करके स्कूल चला गया था और मैं गुड़ियों का डब्बा निकालकर खेलने में मग्न हो गई थी। संदीप भाई ने जाते हुए मुझे कहा था, चेतना, चौकीदार अपने कमरे में सो गया है, तुम गेट बंद कर लो। ये कहकर उसने गेट के दोनों पट मिला दिए। मैं बरामदे में खेल रही थी। वो समझा कि मैं जाकर गेट बंद कर दूंगी, इसलिए उसने चौकीदार को ना जगाया। संदीप मुझसे 2 साल बड़ा था। वो भी इतना समझदार ना था। स्कूल हमारे घर से अगली गली में था, इसलिए वो पैदल ही चला जाता था। मैं गुड़िया से खेलने में इतनी मग्न थी कि संदीप भाई की बात का ध्यान ही ना रहा और गेट खुला ही रह गया। तभी वहां से गुजरते हुए एक आदमी ने झांका और मुझे अकेला पाकर हल्की सी आवाज में पुकारा, गुड़िया क्या कर रही हो, इधर आओ। मैंने देखा हमारा गेट थोड़ा सा खुला हुआ था और एक आदमी छोटी सी बच्ची लिए उंगली पकड़े वहां खड़ा था। बच्ची प्यार भरी निगाहों से मेरी गुड़िया को देख रही थी। वो बहुत प्यारी थी, गोरी चिट्टी थी, गुलाबी कलर का खूबसूरत फ्रॉक पहन रखा था। तभी मेरे दिल ने कहा, ये लड़की अगर मेरे पास आ जाए और मेरे साथ खेले। मैं आस भरी नजरों से उसकी तरफ तकने लगी। मुझे यूं बच्चे की तरह तकते पाकर उस आदमी ने फिर कहा, इधर आओ ना, देखो तो हमारे पास क्या है। ये तुम्हारी दोस्त है, तुमसे मिलने आई है, क्या इसे अपने पास नहीं बुलाओगी? मैं धीरे धीरे चलती गेट की तरफ गई। दोनों हाथ मिलाओ। शाबाश, ये मेरी बेटी है, इसका नाम नेहा है। और तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? मेरा नाम चेतना है। मैंने उसकी बेटी से हाथ मिलाया। बच्ची के दूसरे हाथ में रंगीन लकड़ी से बने खिलौने थे, छोटी सी हांडी, डोई और नन्हा मुन्ना धात का बना हुआ चूल्हा। नेहा के बाप ने कहा, ये खिलौने मैंने अपनी बेटी को सामने वाली दुकान से लेकर दिए हैं, क्या तुम भी लोगी? उस व्यक्ति ने थैले में से कुछ और खिलौने निकाल कर दिखाए। ये तो नन्हे मुन्ने बर्तन थे, डोंगे, प्लेटें और कप, किचन का पूरा सेट, गुड़ियों का सारा दहेज। मेरा जी मचलने लगा। अपनी मम्मी से पैसे ले आओ और ये सब खिलौने तुम ले जाओ। लेकिन मम्मी तो सो रही है, तो अपने बाबा से ले आओ, वो बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, तुम नेहा के साथ हमारी मोटर बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुमको सड़क पार वाली दुकान से ले देता हूँ, पैसे कल आकर ले जाऊंगा। मैंने मासूमियत से उसकी बात मान ली और मोटर बाइक पर चढ़ बैठी। अभी 5 मिनट में आ जाते हैं, उसने मुझे अपनी बातों से फिसला लिया। बच्चे मासूम और नादान होते हैं, हर किसी पर जल्द ही यकीन कर लेते हैं और बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। खिलौने तो हर बच्चे की कमजोरी ठहरे।
मैं भी उस अजनबी की बातों में आकर उनके साथ चली गई। उस वक्त खिलौनों के शौक में मम्मी की उस बात को भी भुला दिया कि किसी गैर आदमी से बात ना करना और किसी के साथ कभी अकेले ना जाना, गेट भी ना खोलना। मैं अकेली कब थी? उस अजनबी की बेटी नेहा भी तो साथ थी। अपने शौक के पीछे तितली की तरह उड़ती चली गई और घर से दूर न जाने कहां जा पहुंची। ये उसी आदमी यानी रजनीश का घर था। वहां उसकी पत्नी और मेरे जैसी 2 और लड़कियां थी, जिनको नेहा की माँ बहुत प्यार से बहला फुसलाकर अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वो जब घर जाने की जिद करती तो कहती, मेरी बच्चियों, बहुत जल्द तुमको तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा दूंगी, मगर अब रोना नहीं। नेहा के पापा को कुछ काम है, जैसे ही खाली होंगे मैं खुद उनके साथ जाकर तुम लोगों को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। तब तक तुम हमारी नेहा के साथ खेलो। उसके पास ढेर सारी गुड़ियां और खिलौने हैं। हकीकत उस ईश्वर को मालूम है, लेकिन लगता यही था कि नेहा वाकई उनकी हकीकी औलाद थी। उसकी माँ बहुत दयालु थी। वो सबको अपने साथ कमरे में सुलाती थी और हमको अपनी बेटियां कहती थी। बहुत ख्याल रखती। नेहा का बाप भी हमको कुछ नहीं कहता था, प्यार से बात करता और हमारे लिए खाने पीने की चीजें और फल वगैरह लेकर आता। वक्त जख्म भरने लगता है, धीरे धीरे दर्द की पेचीदगियों में कमी आने लगती है। रजनीश और उसकी पत्नी की दयालुता भरे सलूक ने हमारे जख्मों पर भी मरहम रख दिया। ये औरत हमको एक माँ की तरह सीने से लगाकर प्यार करती, तसल्लियां देती और हमको नहला धुलाकर कंघा चोटी करती। माँ बाप और घर से दूरी की जिद में अब कमी आती जा रही थी। साल भर नेहा के माँ बाप ने हमको बहुत प्यार से रखा और कभी बुरा सलूक न किया। हम चारों बच्चियों में दोस्ती हो गई, साथ खेलती, इकट्ठे खाती और इकट्ठे सो जाती। सच तो यह है कि हम चारों सहेलियों का आपस में दिल लग गया था और हम नेहा के घर में सबसे बहुत घुल मिल गए थे। यहाँ माँ बाप से दूरी के सिवा कोई डर न था जो हमको परेशान करता। अब तो लगता था यही हमारा घर है और यही हमारे माँ बाप हैं। मगर दिल में आस बाकी थी कि अपने घर ये हमें एक दिन जरूर ले जाएंगे। फिर वो कयामत का दिन आ गया, जब एक दिन नेहा की माँ ने हम तीनों लड़कियों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए और कहा कि चलो अब तुम सबको वहां ले चलते हैं जहां तुम्हें रहना है। अगर तुम उनके घर में तमीज से रहोगी और उनका हर कहना मानोगी तो तुमसे खुश होंगे और तुमको तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाएंगे। अगर उनको तुमने नाराज कर दिया तो फिर बहुत मार पड़ेगी। बस सब ऊंच नीच समझाकर हमको दिल्ली शहर ले आए। दिल्ली शहर में लाकर उन्होंने हम तीनों बच्चियों को अलग अलग कोठियों में नौकर लगवा दिया। मुझे कहा कि तुम अपने मालिकों से कहना यह हमारी मौसी और मौसा है, उसके सिवा कोई दूसरी बात ना बताना, वरना हम तुमको जान से मार देंगे। अगर कुछ ना बताया तो मिलने भी आएंगे और एक दिन लेने भी। ये कोठियों के मालिक हमारे लिए बिल्कुल अजनबी थे। ये बहुत अमीर आदमी थे और ठाट बाट से रहते थे। उनके पास कई गाड़ियां और घर शानदार थे। उनको इस बात से कुछ मतलब नहीं था कि जो हमको उनके हवाले कर गए हैं वो हमारे क्या लगते हैं। उन्हें तो बस काम से मतलब था, क्योंकि हमारे बदले उन्होंने 3 साल की इकट्ठी तनख्वाह एडवांस में उनको दी थी, जो लाखों में बनती थी। मैं जिस घर की नन्ही मुन्नी नौकरानी बनी थी उसकी मलिका सख्त दिल औरत थी। मालकिन का नाम कमला था और साहब का नाम कर्मवीर था, जो अपने नाम की तरह शरीफ थे। मैं दिन रात उनकी सेवा करती, उनका हर हुक्म मानने पर मजबूर थी। वो शक्ति करें या भूखा रखें, जबान नहीं खोल सकती थी, फरियाद नहीं कर सकती थी। फरियाद करती भी तो किससे करती? मेरी पुकार सुनने वाला कौन था इस घर में साहब और मालकिन के अलावा? साहब की 3 जवान कुंवारी बहनें भी थी और मालकिन के यानी साहब जी की पत्नी के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। साहब का एक छोटा भाई था जो पढ़ने किसी दूसरे शहर गया हुआ था। मैं सिर्फ उसकी बातें सुना करती थी। गुलामी का पहला साल तो मुझ पर बहुत कठिन गुजरा। काम करने की आदत न थी, काम करने की ना तो उम्र थी और ना ही काम आता था। 1 साल बाद इतनी ट्रेंड हो गई कि हर काम काज सीख गई। बंगले के मालिक काम बताते तो भाग भाग कर करती। अब मैं 9 साल की हो चुकी थी। मैं हकीकत में उनके 3 छोटे छोटे बच्चों की आया थी। बच्चों को सारा दिन संभालती, उनके हाथ मुंह धुलाती, कपड़े बदलवाती, जूते पहनाती। मालकिन कहती इनके साथ खेलो तो खेलती। जब तक ये बच्चे सो न जाते मुझे सोने की इजाजत न थी।
मालकिन चाहती तो रात के किसी भी पहर उठा देती कि दूध गर्म कर दो, जल्दी से दूध ला कर दो। सारा दिन बच्चों को खिलाना और बिखरे हुए खिलौने समेटते समेटते थक जाती। जब ये नासमझ बच्चे आपस में लड़ते डांट मुझ पर पड़ती, वो चीजें गिराते और तोड़ फोड़ करते, मगर थप्पड़ में खाती कि पकड़ा क्यों नहीं, उनका ख्याल क्यों नहीं किया। कोई बच्चा गिर जाता, दूसरा उसको धक्का दे देता। मालकिन मेरे बाल पकड़ लेती, कमर पर मुक्के लगाती कि तुम कहाँ थी, कहाँ ध्यान था तेरा, क्या अंधी हो, ये क्यों गिरा, कैसे गिरा, क्यों चोट आई इसे, क्यों नहीं ठीक तरह से संभालती, किस लिए रखा है तुमको। मैं चुपचाप छिड़कियां और मारे खाती। उफ करने की भी इजाजत न थी। इसके अलावा और भी काम थे। कोई पानी मांगता तो किसी के जूते पॉलिश करने होते। एक दिन साहब की बहन की कमीज मुझसे इस्त्री करते हुए जल गई। मालकिन ने गरम गरम इस्त्री से मेरी कलाई दाग डाली। रात को बदन दर्द करता, करवट बदलती तो दर्द से आह निकलती, थक कर चूर हो जाती, मगर जाती कहाँ, बस यही जिंदगी थी और ऐसे ही जुल्म की चक्की के दो पाटों के बीच गुजारनी थी। ये कड़वा सच अब समझ में आ गया था। उन दिनों को याद करती हूं तो कलेजा मुंह को आने लगता है। सभी दिन बुरे थे, मगर सबसे बुरा दिन वो होता जब घर के सारे सदस्य एक साथ घर से चले जाते किसी दावत में, कहीं होटल में डिनर के लिए। तब वो रात को 10-11 बजे से पहले ना आते। उन अंधेरी रातों के पलों में उनका नौकर लड़का मुझे बहुत डराता था, बहुत तंग करता था। मैं रोती तो वो जल्लाद की तरह महसूस होता। तब मैं चौकीदार बाबा को कहती, बाबा जी, मैं जानती हूं तुम एक मुसलमान हो, इसलिए तुम रोज रात को ईशा की प्रार्थना करने यानी नमाज पढ़ने जाते हो। शायद ऐसा करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन बाबा जी फिर भी मेरी आपसे विनती है, ईशा की प्रार्थना आप यहीं पर कर लिया करो। ये नौकर लड़का है ना, ये मेरी जान खा लेता है, या फिर मुझे भी अपने साथ ले जाया करो। चौकीदार कहता, बेटी मस्जिद में तो मैं तुमको साथ नहीं ले जा सकता, मगर साहब से इस नीच नौकर की शिकायत जरूर करूंगा। अक्सर प्रार्थना किया करती थी, हे ईश्वर मुझे मौत दे दे या मेरे माँ बाप से मिला दे। एक दिन राजवीर और उसकी पत्नी आ गई। मालकिन से कहा, 3 साल पूरे हो गए हैं, अब हमारी लड़की को आजाद कर दो, हम लेने आए हैं। मैं खुश हो गई कि चलो खैर 3 साल बाद ये आए तो सही। तभी मालकिन बोली, 3 साल का एग्रीमेंट खत्म हो गया तो क्या हुआ, और एग्रीमेंट कर लो। एग्रीमेंट की समय सीमा की एडवांस रकम ले लो, मगर अब इस लड़की को ना जाने दूंगी। इसने मेरे घर का सारा काम समझ लिया है। नई लड़की रखूंगी, नए सिरे से उसके साथ दिमाग खपाना पड़ेगा। मेरे बच्चे इसके साथ हिल गए हैं। अब की बार 2 साल का एग्रीमेंट करूंगी। राजवीर की पत्नी बोली कि 15,000 महीना की 6,000 के हिसाब से 2 साल की एडवांस तनख्वाह कितनी बनती है, वो दे दो। बेशक इसको 2 साल और रख लो अपने पास। हम एग्रीमेंट खत्म होने की तारीख तक नहीं आएंगे और ना इसके वारिस होंगे। ठीक है। मालकिन ने रकम लाकर नेहा की माँ यानी राजवीर की पत्नी के हाथ पर रख दी। वो चली गई और मैं आंसू पोंछती उसकी पीठ को देखती रह गई। तो फिर उसी जगह 2 साल इसी तरह और न जाने आगे कितने साल, और ऊपर से अब मैं भी 11 साल की हो चुकी थी। लगता था कि बचपन तो छीन ही लिया किसी ने। रूह भी बूढ़ी हो गई थी। चेहरे से सामने वाले का मिजाज समझने लगी थी। एक मैं ही नहीं, आसपास की कोठियों में मुझ जैसी कितनी ही नन्ही मुन्नी उनकी नौकरानी मौजूद थी। कहते थे बेचारे माँ बाप क्या करेंगे, गुर्बत इतनी है कि अपने बच्चों को कोठियों में नौकर रख देते हैं, एडवांस तनख्वाह के बदले एग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर इन पैसों से घर बना लेते हैं। कितनी ही जिंदगियों की जरूरियात पूरी हो जाती है गरीबों की। राम जाने उनमें कितने बच्चे खुद माँ बाप दे जाते थे, और कितने वो थे जिनको राजवीर जैसे लोग अगवा करके दूसरों की गुलामी में दे जाते हैं, जैसा कि मैं थी। अब की बार मालकिन चौथे बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल में भर्ती थी। साहब ने मुझसे कहा, बच्चों को तैयार करके हमारे साथ अस्पताल चलो, या अपने नन्हे मुन्ने भाई को देखेंगे। मैंने तीनों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहना दिए। तीसरा बच्चा बबलू मुझसे बहुत हिला हुआ था, उसी के संभालने को मुझे भी साहब साथ ले आए। अस्पताल में साहब और उनकी बहन दोनों बच्चे बड़ों के साथ हाथ पकड़कर आगे आगे चल रहे थे, और मैं भी बबलू की उंगली थामे उनके पीछे पीछे चल रही थी कि बरामदे में एक पति पत्नी को बात करते सुना। वो औरत कह रही थी,
संदीप बहुत बीमार है, वो बेहोशी में भी बहन का नाम ले लेता है। अभी तक चेतना का दुख भूला नहीं है। वो कैसे भूल सकता है? भला हम अपनी खोई हुई बच्ची का दुख भूले हैं? काश चेतना मिल जाती। ये शब्द सुनकर मैं ठिठक गई। भले ही 7 बरस की उम्र में घरवालों से बिछड़ी थी, मगर अपने माँ बाप और भाई के नाम याद थे। उनके करीब जाकर चेहरों को गौर से देखने लगी। मेरी भी सूरत बदल चुकी थी, मगर नैन नक्श तो नहीं बदले थे। जब साहब ने पीछे मुड़कर देखा कोई औरत मुझसे बातें कर रही है, तो वो बबलू की तरफ दौड़ कर आए, जो अभी तक मेरे साथ खड़ा था। लपक कर बेटे को उठा लिया और पूछा, आप लोगों ने क्यों हमारी लड़की को रोका है? ये तुम्हारी लड़की नहीं है, ये हमारी खोई हुई बेटी चेतना है। मेरी माँ रो रही थी और बाबा भी अपने आंसू पोंछ रहे थे। शायद हमारे बेटे के बीमार होने की आज यही वजह थी कि हमारी बेटी से मिलना नसीब में लिखा था। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, शुक्र है ऊपर वाले का। और इस तरह मैं अपने माँ बाप को मिल गई। साहब ने जब कहानी सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ और वो भी बहुत रोए, और फिर उन्होंने खुद हमें हमारे घर छोड़ा। 1 साल के बाद जब नेहा के माँ बाप मुझे लेने साहब के घर गए तो उन्होंने उनको पकड़ लिया, हमें भी बुलाया और फिर उनको पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद साहब ने वकील किया और नेहा के माँ बाप को सजा दिलवा दी और हमारे घर आते जाते रहे। जब मेरी शादी हुई तो एक बाप की तरह शामिल हुए। शादी को 25 साल हो गए। जब भी वो वक्त याद आता है तो दिल खून के आंसू रोता है और मैं उस ईश्वर के सामने गिर जाती हूँ और ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने माँ बाप को मिल गई और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं सबको यही कहूंगी, प्लीज अपने बच्चों पर नजर रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें, क्योंकि जिंदगी का एक दिन वो भी था जो सबसे भयानक था, जब साहब के नौकर ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा था। लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। शुक्र है कि अब इज्जत की जिंदगी जी रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।